करते हैं मॉनसून की। केरल में 3 दिन की देरी से एंट्री के बाद अब मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मॉनसून पूरे केरल, कर्नाटक और गोवा में सक्रिय हो गया है। मॉनसून महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के बचे हुए हिस्से में आगे बढ़ रहा है। हालांकि मॉनसून की बारिश अभी कमजोर बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 8 जून तक देश में अभी तक सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। अकेले 8 जून को सामान्य से 16% कम बारिश हुई। स्काईमेट के प्रेसिडेंट जेपी शर्मा के मुताबिक मॉनसून अब भी कमजोर बना हुआ है। 20% तो मैं लेके चलूंगा कि शायद 20% की कमी रहेगी, क्योंकि नॉर्मल जून के महीने का बहुत ज्यादा नहीं होता है। 165-66 मिलीमीटर कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं है। और अच्छी अगर वर्षा हुई है इन शुरुआती दिनों में जून में, तो केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही है जहां पे प्री मानसून की वर्षा के कारण आंकड़े बेहतर हैं। बाकी सभी में, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो डेफिसिट चल रहा है वहां काफी सारा। केवल दक्षिण भारत जहां मानसून आ गया है वहां बराबर है, जितनी वर्षा होनी चाहिए 2-3% तक है। और जो उत्तर भारत है उसके कारण अभी मानसून की वर्षा जो 22% का भी आंकड़ा दिखाई दे रहा है, सामान्य से कम का, वो उसकी वजह से है। वो नहीं होता तो हम शायद 50-60% पे होते। तो इसके चलते कमी तो दिखाई जरूर दे रही है। मानसून की प्रोग्रेस स्लो रहेगी, स्लगिश रहेगी, वर्षा नहीं होगी। जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, जहां से उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें या उत्तर भारत के जो जो मैदानी भाग हैं, वर्षा की कमी बाकायदा बनी रहेगी जून के महीने में। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें। खासतौर पर ऐसे लोग जो अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है। अमेरिका की एक कोर्ट ने ट्रंप सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें नए H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर $1 लाख तक कर दिया गया था। पूरी खबर अब बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, बड़ी राहत की खबर है उन लाखों लोगों के लिए जो अमेरिका में अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाने का सपना रखते हैं, क्योंकि पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की जो फीस है उसे बढ़ाकर $1 लाख करने का फैसला किया था। आमतौर पे ये $2,000 से $5,000 के बीच होती है, लेकिन अब अमेरिका की जो एक बॉस्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये फैसला किया है कि ये जो फैसला था ट्रंप प्रशासन का, ये गलत था, ये अवैध था। अदालत ने ये कहा कि इतनी बड़ी फीस लगाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। $1 लाख यानी कि अगर भारतीय रुपीस में देखें तो लगभग 90 लाख रुपए तक ये आता है, जो कि बहुत बड़ी फीस हो गई थी पिछले। और इसका जो असर था वो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ रहा था, भारतीय प्रोफेशनल्स पे पड़ रहा था और उन तमाम कंपनियों पे पड़ रहा था जो भारतीय प्रोफेशनल्स पर निर्भर रखते हैं, क्योंकि अधिकतर जो ये फीस है ये जो स्पॉन्सर कंपनियां हैं वही पे करती थी, तो उन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। इसके बाद इसको अपील की गई थी। इसके खिलाफ करीब 20 डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नी जनरल की याचिका थी जिस पर यह सुनवाई की गई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो फीस की बढ़ोतरी हुई थी इसमें अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए ये किसी भी तरह से लीगल स्टैंडिंग इसकी नहीं है। तो वो तमाम कंपनियां जो टैलेंट पर निर्भर करती है उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। हालांकि इसमें ट्रंप का बयान भी आ गया है। ट्रंप का कहना है कि ये हैरान करने वाला फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला देश हित में नहीं है, लेकिन कुल मिला के लाखों भारतीय जो H-1B वीजा पर निर्भर करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। चलिए, अब बात करते हैं WWDC 2026 की हाइलाइट्स की। एप्पल के एनुअल इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस यानी कि WWDC 2026 में कई बड़े और चौंकाने वाले अपडेट्स अब आपको मिलेंगे। एप्पल ने आईफोन को AI का दम देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है और साथ ही आपको बता दें सीरी को जेमिनी AI की ताकत के साथ जोड़कर एक नया अवतार भी दिया गया है। एप्पल ने iOS 27 को लेकर भी कई सारे बड़े ऐलान पेश किए हैं और अब मैं आपको बताती हूँ एक करके WWDC 2026 की बड़ी हाइलाइट्स। सबसे पहले जो एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें, ये पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है और जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है सीरी में सीरी 2.0 को पेश किया गया है और साथ ही साथ iOS 27 पर भी आपको बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं। सीरी की बात करें तो अभी एप्पल का मानना है कि ये AI का सबसे बड़ा रिबूट साबित होने वाला है। एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसे भी कई सारे अपडेशन के साथ यहां पर पेश किया गया है। iOS 27 जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, अब उसे लिक्विड ग्लास डिजाइन में पेश किया गया है। इसके अलावा अगर स्क्रीन की बात करें
जो ये अपडेट हुआ है, आसानी से जो आपकी स्क्रीन है वो एक्सेस हो जाएगी और बिल्कुल आप अपने फ़ोन से उसी तरह से बात कर पाएंगे जैसे कि आप किसी इंसान से करते हैं। आपका फ़ोन आपकी नेचुरल लैंग्वेज को पहचानेगा और कॉन्टेक्स्ट देखकर ही समझ जाएगा कि आखिर आप क्या देखना चाह रहे हैं या कौन सी जानकारी है जो आप हासिल करना चाहते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सीरी का 2.0 अपडेट इसमें शामिल किया गया और खास बात यह है कि अलग से एक एप्लीकेशन भी सीरी को लेकर यहां पर पेश की गई है। कैमरा की बात करें तो कैमरा ऐप में भी सीरी मोड आपको मिलेगा। अगर आप कोई फोटो क्लिक करते हैं और फोटो को क्लिक करके किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जाना होगा, वहीं से ये डिटेक्ट करके आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी दे देगा। बिल स्प्लिट और स्मार्ट डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी WWDC 2026 में पेश किए गए हैं। तो पूरी तरह से आपका जो एक्सपीरियंस है आईफोन यूज करने का वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो कई सारे जो अपडेट्स हैं WWDC में पेश किए गए। वहीं फोटोज ऐप में बात करें तो AI पर काफी फोकस रखा है। आपको हर एक अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें जो अपडेट दिया गया है उसमें AI आपको हर जगह चमकता हुआ दिखाई देगा। AI वॉलपेपर जनरेटर है, उस लिहाज से भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है। फोटो रियलिस्टिक इमेज क्रिएशन की जो फोटो आप क्लिक करते हैं उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये भी नया फीचर WWDC 2026 में पेश किया गया है। और शॉर्टकट को काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्सेट करना चाहते हैं आप बस टाइप करें और आपके लिए शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। यानी कि रोजाना का कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप आसानी से यहाँ पर शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एप्पल इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन भी यहाँ पर पेश किया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईफोन 11 से लेकर अब तक जितने भी मॉडल्स पेश किए गए हैं उस सब में ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप इंजॉय कर सकते हैं। तो एप्पल के नए अपडेट्स और सीरी AI से कैसे बदलेगा आपका आईफोन, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा WWDC 2026 आईफोन को सुपर पावर शाम 5:57 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें TCS ने अपनी AGM में AI को लेकर रोड मैप पेश किया है। कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कहा कि IT के लिए AI खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर होगा। TCS AGM की बड़ी बातें बता रही हैं नूपुर जैन खुनिया। TCS का स्टॉक तो रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको, लेकिन बाकी के जो IT स्टॉक्स है और स्पेशली जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट AI में बढ़ाई है वो सारे स्टॉक्स आपको बजिंग नजर आएंगे। AGM में क्या बातें निकल कर आई है, टॉप बातें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चेयरमैन साहब का ये मानना है कि IT कंपनी के लिए AI खतरा नहीं है, इनफैक्ट ये एक बड़ा अवसर है। जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकल के आएगी उससे काफ़ी बेनिफिट होते हुए दिखेगा। कंपनी के मार्जिन्स और डील की जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर हो या फिर AI कारोबार को लेकर हो। आय ग्रोथ भी है वो लगातार बढ़ती हुई, यहाँ पर चेयरमैन साहब का कहना है उसमें कोई कमजोरी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ लगातार मजबूत है और ये बरकरार भी रहेगी आगे चल के। AI को लेकर IT इंडस्ट्री की में जो गलत धारणा है वो फिलहाल बनी हुई है। चेयरमैन साहब का क्लियरली ये मानना है कि एक धारणा बना दी गई है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उनका मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसे रिस्क के तौर पर ना देखा जाए। 3 साल में ग्लोबल एंटरप्राइज IT इंडस्ट्री की जो वैल्यू होगी वो करीबन $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकती है। क्लाइंट्स के लिए AI प्लेटफॉर्म और सोल्यूशन ऑलरेडी कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। AI सोल्यूशन फ्रेमवर्क में लगातार कंपनी निवेश कर रही है और वही बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। AI से जुड़ी जितनी भी डील पाइपलाइन है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। Q4 में भी बढ़ती हुई दिखी थी और इस साल भी और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। Q4 में AI डील पाइपलाइन का साइज $2.5 बिलियन के आसपास था। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर निकल कर आई है, चेयरमैन साहब का ये मानना है कि फ्यूचर में जितने इंसान कंपनी में काम करेंगे उतने ही AI एजेंट्स भी होते हुए दिखेंगे, तो इक्वल होता हुआ आपको कंपोनेंट नजर आएगा। हो सकता है छटनी ना हो एम्प्लॉयज की, लेकिन जो हायरिंग है वो भी धीमी होती हुई नजर आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे जहां पे नजर बनी हुई रहेगी। हालांकि AI एक अपॉर्चुनिटी है, लगातार कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, डील पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। AI एजेंट ह्यूमन और दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होते हुए नजर आएगा, तो हायरिंग पे इम्पैक्ट तो होगा लेकिन छटनी भी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में तेजी देखने को मिली। खरीदारी के दम पर सेंसेक्स 395 अंक उछला, तो वहीं निफ्टी ने 119 अंक की बढ़त हासिल की। बैंकिंग शेयर्स में जोरदार
करेक्शन देखने को मिला। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो यहां पर भी जमकर खरीदारी होती हुई दिखाई दी। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी एक बार को लाल निशान में ज़रूर स्लिप हुआ। वहां से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग शेयरों के दम पर आई और बाजार ने एक शानदार क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी की बात करें तो यहां पर करीब 120 अंकों के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक में मूव्स काफ़ी अच्छे थे, करीब 1100 अंकों के साथ बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो पिक्चर कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और PSU बैंक यहां पर आज काफ़ी अच्छे गेंस दिखाई दिए। आज का हीरो ऑफ द डे रहा और जो NRI डिपॉजिट है और जो RBI के हेजिंग नियमों में जो ढील मिली है वहां से यहां पर गेंस देखने को मिले। तो PSU बैंक इंडेक्स यहां पर 3.5% से ज्यादा के मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा डिफेंस, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, रियलिटी सभी जगह अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी IT ने आज बाजार को डिसअपॉइंट किया है। अगर आज के निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहां पर इंडिगो, जो क्रूड में नरमी आई है और काफी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट, वहां से यहां पर गेंस देखने को मिले। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक और SBI जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। अगर आज के लूजर्स की बात की जाए तो ONGC, टाइटन, NTPC, इटर्नल, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला है। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड की पहल बरनी से आज़ादी की। इसका मकसद है महिलाओं को बचत से आगे बढ़कर निवेश के लिए प्रेरित करना। इसी पहल को लेकर HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मुनोत ने कहा कि सही स्ट्रैटेजी से निवेश यात्रा की शुरुआत करना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं का जो भाग है, चाहे अगर हम AUM के प्रतिशत में देखें या जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उसमें अगर देखें तो महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। एवरेज बैलेंसेज भी अगर देखें तो महिलाओं के अकाउंट में ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में जो एक संयम है, महिलाओं में जो धैर्य है, एक अनुशासन है, वो शायद बहुत ही प्राकृतिक रूप से उन्हें मिला है। और जो निवेश का मूल मंत्र है कि आपको सही निवेश करना होता है, लंबा समय देना होता है और संयम और धैर्य की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं अच्छी निवेशक हैं। पर हमारी ये ऐसा मानना है कि अभी भी चाहे कई महिलाओं ने अपनी सहभागिता बढ़ाई है, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो इस यात्रा से नहीं जुड़ पाई हैं और इसीलिए ये महिला निवेश यात्रा की हमने आज शुरुआत करी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक महिलाओं के जरिए पहुँच सकें। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक सरकारी सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होने के 78 दिनों तक OMCs की तरफ से कोई भी दाम नहीं बढ़ाए गए और साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि इसके लिए सरकार ने 1.23 लाख करोड़ रुपए की मदद भी दी है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ लक्ष्मण रॉय लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है, खासतौर पर अगर हम पूरा पश्चिम एशिया संकट की बात करें, किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की गई है देश में? देखिए, दरअसल पूरे मौजूदा हालात के ऊपर अभी सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि के साथ हमारी लंबी मुलाकात हुई। उसमें इस वेस्ट एशिया क्राइसिस या फिर कहें ईरान युद्ध से उपजे हालात, उससे निपटने के उपाय को लेकर सरकार क्या सोच रही है, उस पर लंबी चर्चा हुई। उसमें 2-3 बातें बड़ी खास निकल कर आई। पहली बात कि वेस्ट एशिया क्राइसिस जब से शुरू हुआ था 78 दिनों तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, यानी जहां से हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उन लोगों ने दाम नहीं बढ़ाया था। इसके लिए सरकार ने 1,23,000 करोड़ रुपए की उनको मदद की थी, एक्साइज ड्यूटी करके और दूसरे तरीके से। और अब जाके धीरे धीरे दाम बढ़ाना शुरू हुए हैं। और फर्टिलाइजर को लेकर के फर्टिलाइजर कंपनी ने सरकार से मांग की है कि हमारी जितनी पहले सब्सिडी थी 1,70,000 करोड़ से ज्यादा, तो जितनी सब्सिडी इस चालू कारोबारी साल में आपने आवंटित की थी उतनी ही सब्सिडी हमें और चाहिए, यानी सब्सिडी को दोगुना करिए। हालांकि वित्त मंत्रालय सब्सिडी दोगुना देगी कि नहीं देगी अभी ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये मांग जरूर की है। हालांकि पहली कोशिश ये है कि घरेलू उत्पादन फर्टिलाइजर का बढ़ाया जाए ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए। और दूसरी कोशिश ये है कि चाहे फर्टिलाइजर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, LPG हो,
इसकी सप्लाई कैसे दुरुस्त हो सके, इस पर सरकार का फोकस है। सरकार का कहना है, जैसे तो बता रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि जहां भी खरीदने वो फर्टिलाइजर जा रहे हैं वहां बड़ी मुश्किल से फर्टिलाइजर मिलता है, जो अभी तब भी कोशिश है जहां जहां संभव वहां से लाया जाए। दूसरा, विनिवेश के मोर्चे पर बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि विनिवेश को सरकार काफी तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है और हर हफ्ते सोमवार को विनिवेश के मोर्चे पर समीक्षा बैठक होती है। विनिवेश विभाग के अधिकारी होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अधिकारी होते हैं और हर हफ्ते जो है इसकी समीक्षा बैठक की जाती है और IDBI का विनिवेश होगा इसको लेकर के काफी आश्वस्त है। इस तरह से अलग अलग कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन सरकार अभी हालात को देख रही है कब तक खत्म होगा वेस्ट एशिया क्राइसिस, इसकी कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार कब तक मदद दे पाएगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी की दिशा में आज ऐतिहासिक दिन है। एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल के आखिरी हिस्से की चट्टान को हटाने का काम आज पूरा किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस ब्रेक थ्रू समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को 13.15 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक सुरंग की तकनीकी प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस सिंगल ट्यूब सुरंग की कुल निर्माण लागत की बात की जाए तो ये करीब 6500 करोड़ रुपए है। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन पे शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 करोड़ की मैं घोषणा करता हूं। इसका DPR अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। सरकार एयरलाइंस को राहत देने के लिए कई और कदम उठा सकती है। विमानन मंत्रालय मौजूदा एयरलाइंस और आने वाली नई एयरलाइंस दोनों की मदद की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत भी शुरू की जा चुकी है। खबर पर पूरी जानकारी अब दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच सरकार कोशिश कर रही है एयरलाइंस की अलग अलग तरीके से मदद करने की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में से एक बड़ा जो एरिया है वो है जिस पर सरकार काम कर रही है। चाहे वो नई एयरलाइंस हो या पुरानी एयरलाइंस हो, दोनों के लिए ही अब जो रेगुलेटरी या जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाने वाली है। इसमें जो कई सारी नई एयरलाइंस जो आने वाली थी, 3 कम से कम ऐसी एयरलाइंस थी जिन्होंने आने की घोषणा की थी, जिसमें कि शंख एयर, एयर केरला और अल हिंद शामिल था, जिन्हें कि NOC तो मिल गया था लेकिन उसके बावजूद ये अपनी उड़ान शुरू नहीं कर पा रही थी। तो इन एयरलाइंस से पूछा गया है कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और उसके बाद सरकार ये फैसला करेगी कि उन दिक्कतों का किस तरह से हल किया जाए, चाहे वो रेगुलेटरी दिक्कतें हो या फिर फाइनेंशियल दिक्कतें हो या कोई किसी और तरह की दिक्कतें हो। सरकार हैंड होल्ड करना चाहती है इन एयरलाइंस को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना एक बड़ा मकसद है। सरकार ने देरी का कारण पूछा है और साथ ही ये भी कहा कि किस तरीके से चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक और डायरेक्शन में जहां सरकार कदम उठा रही है वो है कि जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है जो इस वक्त वित्तीय संकट से गुजर रही है, उनके लिए किस तरीके से राहत उपाय किए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक तरह की स्टडी की जा रही है। यहाँ पे भी एयरलाइंस से, एयर ऑपरेटर से, लीजिंग कंपनियों से और जो तमाम स्टेक होल्डर है उन सबसे सुझाव मांगे गए हैं। बैठकों का दौर जारी है और अगले कुछ दिन में सरकार इन तमाम नियमों को आसान करने को लेकर कुछ फैसले कर सकती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।